लालू के घर पहुंचे नीतीश, पटना से दिल्ली तक हड़कंप, बीजेपी के उड़े होश। लालू प्रसाद के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार और ये घटना 2022 की घटनाओं की याद दिला रही है। ये बड़ी घटना करवट लेती हुई बिहार में नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरि जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की खबर सर, डिस्टरबेंस है वॉइस में। आपके वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस है, घर्षण आ रहा है। वॉइस में डिस्टरबेंस है। चलिए, मुझे लगता है आपके ये जो लैपटॉप है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तो कुछ आवाज दुरुस्त होती हुई दिख रही है? नहीं, चलिए मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब हो सकता है आवाज थोड़ी दुरुस्त हो। मैं लौटता हूँ आज के विषय पर, थोड़ा सुने। और विषय है ये तस्वीर। ये तस्वीर बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। इसको फुल स्क्रीन पर लेता हूँ। ये तस्वीर पटना से है। नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद के घर। और इस तस्वीर में आप गौर करेंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घर के बाहर से रिसीव करते हैं और कैंपस के भीतर मकान के बाहर राबड़ी यादव दरवाजे पर स्वागत करने को तैयार रहती हैं और ड्राइंग रूम में लालू प्रसाद खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और ये बड़ा कोर्डियल, अच्छे माहौल वाली तस्वीर है। और जब ये लौट कर निकलते हैं, आप देखिए लालू प्रसाद जी, जिनको चलने फिरने में मुश्किल होती है, वो नीतीश कुमार जी को बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं। पूरा परिवार, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सब लोग नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए बाहर आ रहे हैं। ये जो रुतबा है, ये जो इज्जत बख्शी जा रही है नीतीश कुमार को, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर जो सियासी मुलाकात होती है उसमें इतना पारिवारिक माहौल देखने को नहीं मिलता। ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। मैं अपने चैनल के दर्शकों को पहले से भी बताता रहा हूं, जब लालू प्रसाद जी की तेजस्वी से मुलाकात हुई थी, उनके लालू प्रसाद जी, क्षमा कीजिए, नीतीश कुमार जी की तेजस्वी से मुलाकात हुई थी और वो मुख्यमंत्री से, पूर्व उप मुख्यमंत्री की मुलाकात या मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात के तौर पर भी लोगों ने इसे बयां किया था। मगर सच ये है कि वो मुलाकात आधे घंटे की रही। और इससे पहले जब दोनों के बीच रिश्ते तल्ख होते थे, जब सरकार से अलग हुए थे, नीतीश कुमार ने अलग सरकार बना ली थी एनडीए के साथ, तो इन पूरे परिवार की भी मुलाकात हुई है, लेकिन किसी ने एक दूसरे को औपचारिक रूप से प्रणाम और जुबान से बोलने के अलावा कोई सद्भावना नहीं दिखलाई थी। लेकिन आज की तस्वीर में जो सद्भावना दिख रही है, जो एक दूसरे के लिए सम्मान दिख रहा है, वो बहुत काबिले गौर है। और हम कह रहे थे कि तेजस्वी से 3 दिन पहले जो मुलाकात हुई नीतीश कुमार जी की, उस मुलाकात में कहा तो यही गया कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद को लेकर के बातचीत हुई। कहा यह भी गया कि 50% जो 65% रिजर्वेशन बिहार ने पारित किया था और जिस पर
रोक लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उस पर बात हुई, लेकिन ये सारी बातें मुद्दों की है। मूल बात यह है कि नीतीश कुमार पाला बदलने का माहौल बना चुके हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और महागठबंधन में आने का मन बना चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन में लड़ने का मन बना चुके हैं। ये बिहार की सियासत के हिसाब से है। जब नीतीश कुमार का नाम आता है तो पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत बेचैन हो उठती है, सियासत करवट बदलने को बेचैन दिखती है। एक इससे पहले कि हम और भी बातें कहें, एक खास बात यह है कि एक खामोशी है, खामोशी सब जगह है। आप तेजस्वी यादव के ट्विटर पर जाएं, उनके टाइमलाइन को खंगालें तो कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया है। बिहार में जो क्राइम है उसका पूरा एक डेटा नाम के साथ रखा है, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा है उसमें कहीं भी नीतीश के शासन की बुराई नहीं है, उसमें एनडीए शासन की बुराई है। आप गौर करेंगे, एनडीए शासन की बुराई है। ये ताजा तरीन कल के ट्वीट की बात बता रहा हूं। ये बदला हुआ है माहौल। इसके अलावा जेडीयू नेताओं की देख लीजिए, सबकी सीटी पीटी गुम है। जो खिलाफ में बोला करते थे इंडिया गठबंधन के, सबके होश उड़े हुए हैं, खामोश हैं एकदम। इसके अलावा आरजेडी के नेताओं की देखें तो आरजेडी के नेता का तो आप देख रहे हैं, तेजस्वी ने ही लाइन दे दिया। और बीजेपी नेताओं के सुर देखिए, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जैसे कुछ बोलेंगे कहा यही जाएगा कि बीजेपी के नेताओं ने उकसाया और नीतीश कुमार चले गए। तो ये जो आबो हवा बनी है, ये आबो हवा अक्सर नीतीश कुमार बनाते हैं जब उनको पाला, राजनीतिक रूप से पाला बदलना होता है। और कुछ घटनाओं की भी याद दिलाना जरूरी है जोशी जी। एक तेजस्वी और नीतीश में मुलाकात के ठीक अगले दिन लालू प्रसाद जी ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में क्या हुआ फैसला, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। उस बैठक में तय हुआ कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति बयान नहीं देगा नीतीश सरकार के खिलाफ। ये फैसला हुआ, और ये फैसला अपने आप में सब कुछ कह देता है। उसमें कहा गया कि पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता ही इस बारे में कुछ बोलेगा, वो भी पार्टी की सहमति से। यानी एक तरह से युद्ध विराम की घोषणा राजनीतिक रूप से कर दी गई। लालू प्रसाद जी ने कह दिया, खबरदार जो कोई नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोला है। उसके बाद ये मुलाकात हुई है, और इस तस्वीर से जो सद्भावना नजर आ रही है, अब क्या मजाल कि दोनों ही पार्टी के कोई नेता एक दूसरे के नेतृत्व के खिलाफ कुछ बोले। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार ने देखा, जब वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे उनको 71 सीट मिली थी। बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो नीतीश कुमार को हराने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी को भिड़ा दिया गया, उनको 43 सीट्स मिली। और अब जबकि विधानसभा चुनाव की तैयारी है, नीतीश कुमार देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपना पीके नाम का घोड़ा छोड़ दिया है। ये जो पीके नाम का घोड़ा छोड़ा है, ये केवल और केवल नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए है, ऐसा जेडीयू का मानना है। क्योंकि पीके सवर्ण होकर के भी सवर्ण वोटों को चारा नहीं डाल रहे हैं। वो यही कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा,
गैर यादव पार्टियां जो हैं उन पर ही, गैर यादव ओबीसी पार्टियां, उन क्षमा कीजिए जातियां, उन पर ही डोरे डाल रही हैं। तो ये जो सियासत में बदलाव आ रहा है, नीतीश कुमार को लग रहा है कि हमें खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और ऐसे भी सरकार बनाते समय भी हरिशंकर जोशी जी, नीतीश कुमार ने केंद्र की सत्ता में अधिक भागीदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एक मंत्री, एक राज्य मंत्री, जो देना है दो, नहीं देना है मत दो। जबकि इनके पास 16 सीटें थी। नीतीश कुमार का रुख होता था कि बीजेपी का बिहार से जितना मंत्री होगा उतना ही हमारा भी होगा, नहीं तो हमारा कोई मंत्री नहीं होगा। हम इक्वल हिसाब से, इक्वलिटी के हिसाब से भागीदारी करेंगे। तो वो खंबा भी बाकी रखा गया। और अब हालांकि हम अपनी बात और भी करेंगे आगे, लेकिन जोशी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस घटना पर? नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के घर पहुंचे हैं, अपने पुराने मित्र के घर पहुंचे हैं, अपनी भाभी के घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, वीडियो दिखा रहे थे और मैं नीतीश की भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा था और मैं देवर जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देख रहा था। वो आप मतलब बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका फेस एक्सप्रेशन देखिए, उससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ मामला तय हो चुका है। समय का इंतजार कीजिए, वो समय भी बहुत दूर नहीं है। देखिए, ये खिचड़ी तब पक गई थी जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी से मुलाकात की थी, और जब लालू से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे तो उसमें छौंका लग गया। और जो भाभी ने, यानी कि राबड़ी देवी ने जो वेलकम किया गेट पर खड़े होकर, जिस अंदाज में मुस्कुराते हुए, समझ लीजिए कि खिचड़ी में ही उन्होंने डाल दिया, तो स्वादिष्ट बना दिया। अब ये मामला जो है खिचड़ी पककर तैयार है, अब ये परोसी जानी भर है। परोसे जाने का इंतजार कीजिए। परोसी तभी जाएगी जब लंच का टाइम होगा, डिनर का टाइम होगा या भूख होगी। तो ये राजनीतिक खिचड़ी जो है बिल्कुल अब पक चुकी है। ये इन दोनों घटनाओं से एकदम साबित होता है। एक और खास बात यह है कि लालू के दरवाजे नीतीश के लिए कभी बंद नहीं हुए। नीतीश के लिए लालू के दरवाजे हमेशा खुले रहे। लालू हमेशा अपना अल्टी पल्टी करते रहे, और जब वो चले गए इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में मोदी के साथ, तब भी यही कहा कि क्या गारंटी है कि चाचा पलटी नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, जगह जगह पर कहते थे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि चाचा पलटी नहीं मारेंगे, यानी चाचा फिर नहीं लौटेंगे। चाचा है, उसका घर है, वो चला है। ये बात मतलब सरसरी तौर पर आप देखें तो उनकी वापसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कोई मैराथन प्रयास करने पड़े, दोनों को मैराथन मीटिंग करनी पड़े। बस आ गले लग जा वाली बात थी कि पहले कौन कहे। किसी ने भी कहा, किसी ने भी सुना, और निश्चित तौर पर नीतीश ने ही तेजस्वी को बुलाया होगा कि आजा बेटा जरा बात करेंगे, जो भी है। सर, दरअसल नीतीश जो है वो लगातार घुटन भरी स्थिति में एनडीए सरकार में है। पहले दिन वो चले तो गए, वो किस झांसे में गए, किन लोगों ने उनको इस तरह की सलाह दी या उनका दिमाग किस तरीके से फेरा, उनको क्या लगा, वो चले तो गए। हो सकता है कोई उनका मिसकैलकुलेशन हुआ हो उस वक्त, तो वो चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर ना करने पर उन्हें कोई क्षोभ हुआ हो, उनको कोई मलाल हुआ हो, संयोजक नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन का, इसका कोई मलाल हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो चले गए, जाने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ तो स्थिति जो है वो बिल्कुल दासों जैसी है।
कोई मतलब उनके ऊपर आ रही है पिछले दिनों इस तरीके से दिल्ली से अफसर लाकर बिठाए गए, मतलब जिस तरीके से दिल्ली की पसंद के अफसर वहां पर मुख्य सचिव और डीजी वगैरह चेंज किए गए, वो भी एक घटनाक्रम है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो डीजी लालू की पसंद से बनाए गए। तो जो भी है, वो जो आधिकारिक तबादले हुए हैं उससे सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ अभी और स्पष्ट हो गई है। अब देखना ये है कि राज्यपाल से समय कब मांगता है। जी प्रेम जी। जोशी जी, देखिए बिहार की जो घटना घट रही है बिहार में, इस घटना की नींव जो है एनडीए में जाते समय ही पड़ चुकी थी। नीतीश कुमार एनडीए में गए क्यों? और घटना, नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं जिन्होंने 15% के आसपास वोट अपने पास रख करके बिहार की मुख्यमंत्री की सरकार का नेतृत्व किया है, चाहे ये पक्ष या वो पक्ष उनको समर्थन देने के लिए विवश हुआ है। और उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स की कि सेंटर में भी अपनी वो स्थिति बना चुके। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बीजेपी को 100 सीटों पर समेट देंगे, लेकिन जब इंडिया गठबंधन में उनके नाम पर सहमति नहीं बन रही थी, उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा था, फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा था, तब उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़कर वो बीजेपी के पास चले गए, एनडीए में चले गए, और उन्होंने ये साबित किया, चुनाव नतीजे के बाद ये साबित होता है कि अगर बिहार का नतीजा इंडिया गठबंधन के साथ होता, नीतीश और लालू तेजस्वी साथ होते, तो बिहार का नतीजा ऐसा होता कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं बैठ पाते। ये तो उन्होंने साबित कर दिखाया कि दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो इसकी वजह नीतीश कुमार की अहमियत को इंडिया गठबंधन द्वारा नकारा जाना था। राजनीति यही है, राजनीति इसी को कहते हैं। नीतीश कुमार भी एक कारण है। हाँ, नीतीश कुमार ने साबित किया, कारण है एक। बोलिए सर, दरअसल नीतीश कुमार एक अहम वजह है उसमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो वहां पर केंद्र में सरकार बना चुका होता, लेकिन नीतीश कुमार एक वजह है, सिर्फ एक, मतलब उनमें जो वजह है उनमें से एक वजह है, और ये चले गए अपनी मतलब नाराज होकर, रुष्ट होकर या कुछ और महत्वाकांक्षाओं के चलते, लेकिन इन्हें वहां पर मिला नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास सम्मान देने के लिए कुछ है ही नहीं। वो बाकी वो जिस तरीके के फिर से बीजेपी ने वही खेल करना, उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ना शुरू कर दिया, विधायकों पे टोपी डालना शुरू आदमी दिखाते हैं। और दूसरा, आप उस पर प्रकाश डालिए प्रेम जी, जो आप पीके वाला फैक्टर बता रहे थे, वो जरा दर्शकों को समझाइए। नहीं, इस राजनीति को हम बिल्कुल बता रहे हैं उन चीजों को, लेकिन इस राजनीति को समझना समझाना जरूरी है। नीतीश कुमार आज कंफर्टेबल हैं इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार के प्रति अब वो भावना नहीं दिखेगी कि नीतीश कुमार का नाम सुन करके ममता बनर्जी भड़क जाए, कोई और भड़क जाए, कोई और भड़क जाए, उनको लीडरशिप ना दे। नीतीश कुमार ने साबित किया, मुझे मानोगे तो हम नरेंद्र मोदी को भी हम प्रधानमंत्री दोबारा बना सकते हैं, और मुझे मानोगे तो इंडिया गठबंधन को भी हम सत्ता में ला सकते हैं। ये पोजीशन जो बिहार में उन्होंने बना के रखी थी, अब राष्ट्रीय राजनीति में भी बना दी। अब इसको कोई किसी भी तरह से ले, बार्गेनिंग के तरह से ले, महत्वाकांक्षा के तरफ से ले, लेकिन हम तो इस रूप में लेते हैं कि राजनीति में महत्व खोजने का जो प्रयास होता है, नीतीश कुमार उसमें सक्सेसफुल रहे। और अब एक परिस्थिति देखिए, अब जो दोबारा शिफ्टिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की तरफ, और इंडिया गठबंधन की तरफ ये अभी दिल्ली वाली सियासत पर बात होना बाकी है। दो हिस्सों में बांट के देखिए, एक बिहार की सियासत, एक दिल्ली की सियासत।
दिल्ली की सियासत जब होगी तो राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट होगा। बिहार की सियासत दिख रही है अभी, अभी दिल्ली को रहने दीजिए। जो लोग इसका ये मतलब न लगाएं कि तुरंत में कुछ दिल्ली में होने वाला है, नहीं, बिहार में जब कुछ घटित होगा तब दिल्ली में घटित होगा, इस बात को याद रखिए। तो बिहार में जो घटित होने वाला है वो साफ तौर पर दिख रहा है, उसके कारण नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, उनके खिलाफ पीके को उतार दिया गया और पिछली बार चिराग पासवान को उतार दिया गया था। तो नीतीश कुमार को लगता है कि ये इनके साथ आने से ये तो हमें ही काटने पर तुले हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो इस नेता को नीतीश कुमार भेजते हैं उसी नेता को बीजेपी हड़प लेती है। अभी देखिए, इन्होंने ललन सिंह को भेजा हुआ है, ललन सिंह को भी बीजेपी ने हड़प लिया है। केसी त्यागी से इस्तीफा दिलवाना पड़ा है क्योंकि केसी त्यागी को भी बीजेपी ने हड़प लिया था। और आप देखेंगे इससे पहले आरसीपी सिंह, उनको बीजेपी ने हड़प लिया था। इससे पहले जिसको भी इन्होंने दिल्ली भेजा बीजेपी ने उसको हड़पने का काम किया। तो इस बात से नीतीश कुमार को वक्त का इंतजार था। जैसे ही आपको याद होगा, जैसे ही आरएसएस शिविर से केरल से खबर आई सारे टीवी चैनल्स पर कि जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है आरएसएस, वैसे ही नीतीश कुमार ने आके दिखाना शुरू कर दिया कि हम जब तुम्हारे मुद्दों को नहीं छेड़ते हैं तो तुम हमारे उस मुद्दे को क्यों छेड़ रहे हो जिसको मैंने जन्म दिया है। जातीय जनगणना का सवाल, इसको जातीय सर्वेक्षण मैंने कराया है, ये नीतीश कुमार का कहना था। तो मेरा जो मुद्दा है उसको तुम छेड़ोगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। और आपको याद होगा आरएसएस ने 2-3 घंटे के भीतर पूरे देश की मीडिया से हेडलाइंस बदलवाए। बीजेपी ने इस प्रयास में मदद की। कोई हेडलाइन आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा कि आरएसएस जातीय जनगणना के पक्ष में, सब मिटाया जा चुका है। सब जगह आ गया आरएसएस जातीय जनगणना के पक्ष में है, पहले खिलाफ में था, वो खत्म हो गया और नई हेडलाइन आई। इसका कारण नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार ने आरएसएस को घंटों में उनके वैचारिक विचार को बदल करके उसकी औकात दिखा दी। ये नीतीश की ताकत है कि उसने आरएसएस को उसकी औकात दिखा दी कि तुमको 3 घंटे में तुम्हारे विचार की धराशायी हमने कर दी। एक बार कहते हो कि जातीय जनगणना हम नहीं होने देंगे और घंटों भर बाद में बदल के आते हो कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, बशर्ते उसके आंकड़ों का इस्तेमाल हो और राजनीति ना हो। अरे बहाने और शर्तें जो भी लगाओ, तुम्हारा विचार जो है पाखंड है, इस बात को नीतीश कुमार ने दिखला दिया। ये राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी घटना थी जिसको उस रूप में सामने नहीं आने दिया गया। हालांकि हमने तो उसी दिन कहा था कि ये नीतीश कुमार के ही का ही इफेक्ट है, जो अभी 2-3 दिन में ही समझ में आ गया कि ये क्या हुआ। ये राजनीति घट रही है। तो ये राजनीति क्या है? नीतीश कुमार अपनी मूल राजनीति को फिर से पाने, अपने आप को मजबूत करने, और जो थोड़े समय के लिए अपने से समझौता करके वो गए थे इंडिया गठबंधन को, जो बताइए जो थ्योरी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को दी, जातीय जनगणना, संविधान बचाने का सवाल, उस थ्योरी पे चलकर आज इंडिया गठबंधन इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। वहां पहुंचे। इसका थॉट कहां से आया? नीतीश कुमार से आया। तो नीतीश कुमार चाहे संख्या में जितने छोटे रहे हो, नीतीश कुमार चाहे वैचारिक रूप से सरकार चलाने के लिए इधर से उधर होते रहे हो, लेकिन वो जो ओरिजिनल थॉट है, जिसके लेवल पर राजनीति होती है, उस मामले में तो नीतीश कुमार की सानी नहीं है। और उन्होंने देश की राजनीति बदलने में जो इंडिया गठबंधन का मूल स्लोगन है उसको बनाने का काम किया था। तो आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर वास्तव में बिहार में बदलती हुई सियासत नहीं, देश में बदलती हुई सियासत की तस्वीर है। और ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ की तस्वीर ये बताती है कि एक बार फिर
बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलने जा रहा है और वहां महागठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं भी बन सकती है, चुनाव में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, साल भर का समय बाकी है। उसमें अगर बीजेपी ने थोड़ा भी अड़ियल रवैया अपनाया तो हो सकता है कि बिहार को राष्ट्रपति शासन की ओर जाना पड़े। लेकिन कोशिश तो ये होगी कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बने। उस दिशा में चीजें घटित होती दिख रही है। और ये नहीं कि मैं कोई आगे बढ़ चढ़कर बातें कर रहा हूं, ये बातें ठीक 2020 में जैसे घटनाएं घटी थी वैसी ही घटना इस बार घटती दिख रही है। तब भी जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था तो जातीय जनगणना के सवाल पर तेजस्वी यादव के साथ उनकी अनौपचारिक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद इसी तरह का युद्ध विराम हुआ था कि कोई भी कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा। इस बार भी वही घटना घटी है कि आरजेडी ने अपनी बैठक की, लालू प्रसाद ने विधायकों सांसदों की बैठक की और बताया कि हमारा कोई भी सांसद, हमारा कोई भी विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ बयान नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा संकेत था। और इस मीटिंग के तुरंत बाद जब नीतीश कुमार चल करके आए लालू प्रसाद के घर, तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया गेट के बाहर से, और गेट के भीतर राबड़ी देवी स्वागत कर रही थी और ड्राइंग रूम में लालू प्रसाद स्वागत कर रहे थे। और जब नीतीश कुमार निकलते हैं तो लालू प्रसाद बीमार हाल में भी वो बाहर छोड़ने के लिए आते हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री का नेता प्रतिपक्ष के घर पर आना छोटी मोटी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री का अपने पुराने मित्र लालू प्रसाद के घर आना, अपनी भाभी राबड़ी देवी के घर आना और उन तीनों का उसी जोशो खरोश के साथ नीतीश कुमार का स्वागत होना, ये बिहार की राजनीति की बहुत बड़ी घटना है जिसका असर सीधे दिल्ली तक पड़ने वाला है। हम ये बार बार कहते रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी वर्जन 3 आया है उसी दिन से चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, ये दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारी वेरी फर्स्ट डे से करते रहे हैं। और आप इस माहौल को समझ भी रहे होंगे कि सरकार बनने के बाद भी न तो विपक्ष ने और न तो सत्ता पक्ष ने एक भी दिन का रेस्ट किया है। हर दिन कुछ न कुछ हेडलाइंस बनने की कंपटीशन दोनों पक्षों में रही है। और आप तो देखेंगे कि राहुल गांधी ने तो हर दिन सुर्खियां बनने के लिए और नए नए तबकों के साथ कभी मुलाकात, कभी कहीं आगमन, नरेंद्र मोदी पर हमला, आरएसएस पर हमला, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना, बेरोजगारी के मुद्दे उठाना, मोदी अडानी पर सवाल उठाना, ये इन्होंने जारी रखा हुआ है। मणिपुर के सवाल उठाना, जम्मू कश्मीर की सियासत पर सवाल उठाना, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को हिलाने में बहुत बड़ा रोल जो है ये राहुल गांधी निभा रहे हैं। ये चुनाव मोड में देश चल रहा है और ये था कि ये चुनाव होगा कब। मैंने बार बार कहा कि अपनी समीक्षा में कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव आते आते तस्वीर बदलेगी और चुनाव नतीजे के बाद बिहार पहुंचते पहुंचते समीकरण बदल चुका होगा। लेकिन ये घटना उससे भी थोड़े पहले घटित होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। दोनों जगहों पर बीजेपी में जिस तरीके से घमासान मचा है, जिस तरीके से अपने आला नेतृत्व के खिलाफ बवाल मचा है, जिस बारे में कभी मीडिया कहा करता था कि बीजेपी भी तो टिकट काटती है, बीजेपी भी तो सरकार बदलती है, लेकिन बीजेपी में नेतृत्व के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और यहाँ नेतृत्व है
और कांग्रेस के पास तो नेतृत्व ही नहीं है। यहाँ तो G23 बनता है, यहाँ तो गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे नहीं मानते हैं नेतृत्व का, यहाँ तो कमलनाथ नहीं मानते हैं नेतृत्व को। तमाम तरह की बातें होती थी, हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए सत्ता की पकड़ थोड़ी सी कमजोर होने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ किस तरह से बवाल मचा हुआ है कि 24 घंटे से कम समय में भी हरियाणा में 32 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, प्रत्याशी चुने जाने के बाद, उम्मीदवार चुने जाने के बाद। तो ये सीधे नेतृत्व को बगावत वाली स्थिति इसलिए आई है क्योंकि राजनीति में नीतीश कुमार नाम का एक फैक्टर पैदा हुआ है जो बिहार में भी कभी भी सत्ता को बदल सकता है, जो दिल्ली में भी सत्ता को बदलने या फिर आम चुनाव में ले जाने का मादा रखता है। तो ये जो फैक्टर पैदा हुआ, ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और बिहार की से जो ये तस्वीर आ रही है ये उसी ओर इशारा कर रही है कि देश बहुत जल्द आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है। जी हरी जोशी जी। जी निश्चित तौर पर आज की जो तस्वीरें हैं वो यही बयां कर रही हैं कि दूर तक देखिए, देर तक सोचिए, और जब आप देखते और सोचते हैं तो आपको यही नजर आता है कि ये पहला कदम है, ये शतरंज की पहली जो साथ बिछी है उस पर उन्होंने पहला घोड़ा चला है नीतीश कुमार ने। और वो आप समझते हैं कि शतरंज में जो घोड़े की चाल होती है वो उसका विशेष महत्व होता है, उसी तरह नीतीश का भी विशेष महत्व है राजनीति में। और बिहार की राजनीति में तो है ही, 15 से 18% वोट उनके पास हैं और उन वोटों के जरिए वो उनका हाल ये है कि सभी नचावत राम गोसाई, तो वो सबको मतलब एक तरीके से अपने तरह से, अपने हिसाब से वो नचा रहे हैं। और जहां तक लालू की बात है और नीतीश की बात है, तो इन दोनों के बीच में चाहे जितने मनमुटाव हो जाए, अलग हो जाए ये लोग, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इनके दूसरे से जुड़े रहते हैं और हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। और लालू ने खासतौर से नीतीश के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज का ये जो दृश्य आप लेकर आए हैं वो सब कुछ बयां करता है। वो दिल्ली की कुर्सी डगमगा रही है ये भी बयां करता है। आप देखिए कि जिस तरह से नीतीश पहुंचे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई शब्द, कोई वक्तव्य अभी सुनाई नहीं दिया है। चारों तरफ मतलब ऐसा सन्नाटा है जैसे मालूम नहीं क्या हो गया हो, कौन सा वज्रपात हो गया हो। ये एक तरीके से राजनीतिक भूकंप की श्रेणी में आता है। और जो भूकंप की जोन होती है वहां पर बार बार भूकंप आते हैं। वो ये बिहार जो है वैसा ही एक स्टेट है। और नीतीश और लालू मिल जाएं या नीतीश और लालू अलग हो जाएं तो वहां की राजनीति में भूकंप आते हैं। तो वो अब आ चुका है। और अब देखिए इसके आगे बढ़ने के फिर से कौन सा दूसरा झटका, तीसरा झटका, क्योंकि भूकंप का एक झटका तो लगता नहीं है, कई झटके लगते हैं। इसका झटका दिल्ली में जरूर लगेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से नायडू रोजाना अपनी मांगों के लिए हर रोज दिल्ली आ रहे थे आंध्रा से, वो बहुत अच्छा संकेत नहीं था। यानी कि वायदा कर लिया और फिर उनके साथ में वो प्रॉमिसेस पूरे किए नहीं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश और नायडू जो है वो एक जैसी राह में खड़े हुए हैं। नीतीश के खिसकते ही जैसे ही नायडू अपना धागा हिलाएंगे वैसे ही कहानी खत्म है। देशवादी चुनाव में जाना है, ये तय मान लीजिए आप। ये देश जो है ये इसमें मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी, कांग्रेस इसकी इच्छुक होगी कि फिर से कोई ऐसी प्रयोग किया जाए, एक सरकार बनाई जाए, वो सरकार कुछ दिन बाद फिर गिर जाए। अच्छा ये
कि एक बार सरकार गिरे तो फिर मध्यवर्ती चुनाव की तरफ दे जाए, कम से कम स्थिर सरकार आए, स्पष्ट बहुमत की सरकार आए, और एक ऐसी सरकार आए जो तानाशाही में यकीन नहीं रखती है, जो सर्व समाज सर्व विकास में यकीन रखती है। और वो घड़ी इस वीडियो को देखकर नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है प्रेम जी। वो समय नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनावों के बाद, मतलब कुल मिला के 4 राज्यों के नतीजों के बाद स्थिति जो है परिवर्तित हो जाएगी, और मोदी सरकार मतलब का कार्यकाल वही है, महाराष्ट्र और झारखंड मतलब जो साथ साथ चुनाव हो या अलग अलग हो, तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद वो हो जाएगी। लेकिन अब महाराष्ट्र का चुनाव भी हो सकता है कि उससे पहले ही खेला हो जाए। देखिए, बार बार छेड़ा जाना, बार बार उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करना, और पीके जैसे व्यक्ति को फाइनेंस करके उसको प्रायोजित करके नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े करने की कोशिश करना, नीतीश कुमार की शक्ति को छीन करने की कोशिश करना, राजनीतिक तौर पर उन्हें मृत करना और उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाना कि वो इस काबिल नहीं है कि वो बोल सके, चल सके, उनका इलाज चल रहा है और वो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, उनकी याददाश्त चली गई है, अब तो जो लल्लन प्रसाद और केसी त्यागी कह देते हैं वो हो जाता है, वही समझा देते हैं उनको। तो सरकार कुछ लोग चला रहे हैं नीतीश की, और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। देखिए, एक झटके में केसी त्यागी को हटाकर और बाकी लोगों की अकल ठिकाने लगाकर नीतीश कुमार ने बता दिया, और नीतीश कुमार की यहाँ बॉडी लैंग्वेज बता रही है वही पुराने नीतीश कुमार हैं, फॉर्म में लौट आए हैं। और नीतीश कुमार जब तक, और नीतीश कुमार ने एक बात और बता दी है कि वो जहां भी जाएं, आप कितना भी पलटू राम कह लो, कितना भी अनस्टेबल कह लो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो कमाई की है, जो अर्जित किया है, वो उनके साथ में सदा रहता है। 15 से 18% वोट उनके इस बार इंटैक्ट रहे, जबकि माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार का इस विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा हश्र होने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो है फिर से किंग मेकर बन के उभरे, और उनका मतदाता, उनका फॉलोअर उनके साथ इंटैक्ट रहा। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई, या समझकर भी अनजान बने रहने की कोशिश की, या उसकी जो आदत है तोड़ फोड़ की राजनीति करने की, किसी को कमजोर करने की, सत्ताच्युत करने की, बेइज्जती करने की, बदनामी करने की, प्रोपेगेंडा फैलाने की, और वो अपनी उस आदत से बाज नहीं आई। उसका परिणाम है कि नीतीश फिर से तेजस्वी की बात को सत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि चाचा नहीं पलटेंगे, पहले गारंटी आप लाओ। तो ये तेजस्वी की बात बिल्कुल सही होती नजर आ रही है, राजनीति में भूचाल आने वाला है। और बिहार में फिर से खेला होगा, राज्यपाल से समय मांगा जाएगा, आज मांगा जाए, 10 दिन बाद मांगा जाए, 1 दिन बाद मांगा जाए। लेकिन ये घटनाक्रम जिस तरीके से प्रेम जी तेजी के साथ हुए हैं, नीतीश का परसों मिलना, आज उनका घर पहुंच जाना, और घर पहुंचते समय देखिए दरअसल कल घर पहुंचे हैं। दरअसल हरि जी कल की बात है। हाँ, कल नीतीश कुमार पहुंचे। जी नहीं बात मतलब अब सुबह है तो आज सुबह का मतलब यही होता है कि मॉर्निंग बुलेटिन अगर चल रहा है तो वो कल की बात है ना, वो किसी भी वक्त की बात हो, वो कल की बात है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनका घर पहुंच जाना आज और कल की भी बात नहीं है। परसों वो मिले और कल वो घर पहुंचे, मतलब आप एक दिन में वो घर पहुंच गए, और वहां पर खड़ी हुई गेट पर राबड़ी देवी और नीतीश कुमार यानी देवर और भाभी के बीच में जो मूक संवाद हुआ, जो उनके चेहरे से परिलक्षित हुआ, जो राबड़ी देवी के चेहरे पर अपने देवर को देखकर
लौटी, वो उन्हें ऐसे ही लगा जैसे शाम का भूला हुआ कोई, सुबह का भूला हुआ कोई शाम को घर आ गया हो। तो और नीतीश कुमार को भी देखा उनके चेहरे पे भी वही भाव थे। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो फेस एक्सप्रेशन है दोनों के, ये जो परिस्थिति है, ये बताती हैं कि ये राज्यपाल का दरवाजा भी जल्दी खटखटाने वाले हैं। अब बिहार में एनडीए की सरकार का द एंड होने वाला है, और उसके साथ केंद्र में खतरे की घंटी, वहां पर जो पानी बह रहा है वो जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। वहां बाढ़ आने के संकेत मिल चुके हैं, भूकंप आएगा, ये बात आप तय मानिए। अभी मैं ये नहीं, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप तो बिहार और झारखंड के एक्सपर्ट हैं, मैं उतना नहीं जानता हूं। और ये जो बिहार की राजनीति में जो घटित हो रहा है, उसके पीछे की एक तो जो वजह है वो साफ दिखाई दे रही है, उसमें तो कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं है। ये जो वादा खिलाफी है, या उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर करने की, उन्हें खत्म करने की जो साजिश रची वो है। लेकिन ये जो प्रशांत कुमार जो फैक्टर है, ये क्या अभी भी डैमेज करेगा क्या कुछ बिहार की राजनीति में अगले विधानसभा चुनावों में? देखिए, प्रशांत किशोर अभी भी जमीनी नेता नहीं है। इनके पास पेड कार्यकर्ता है, तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, वो वाले कार्यकर्ता हैं, और हर गांव में इन्होंने ऐसे कार्यकर्ता बनाए हैं। और प्रशांत किशोर चूंकि लंबे समय से मीडिया का प्रबंधन करते रहे हैं, तो इनको पता है कि सुर्खियों में रहना कैसे होता है। वो लगातार कभी नेशनल मीडिया को मैनेज करके आ जाते हैं स्क्रीन पर, कभी लोकल मीडिया को किसी न किसी तरह से अपनी उपलब्धियों को, अपनी बातों को जितना होता नहीं उससे ज़्यादा वो प्रचारित करने में सफल रहते हैं। तो अभी तक 2 उन्होंने सभाएं की है सभागार में पटना में, और दोनों सभाओं में भीड़ जुटी है, लेकिन उस जितनी भीड़ जुटी है उससे ज़्यादा उनका प्रचार हुआ है, ऐसा कि जैसे वो बिहार की राजनीति ही बदलने जा रही है। लेकिन वास्तव में जमीन पर उनकी पकड़ बिल्कुल अभी तक ऐसी भी नहीं है कि वो अपने दम पर कोई एक एमएलए सीट जीत सके। इतनी भी नहीं है, एक भी एमएलए सीट जीतने की ताकत आज पीके के पास नहीं है। इसके बावजूद एक संभावना, नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता होती है, जैसे चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया था, वो क्षमता कहीं वो अर्जित न कर ले, और कहीं उनकी जो अपील है उससे जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, ये प्रभावित ना हो जाए। और ऐसा तो नहीं है, प्रयास करने से जन स्वराज यात्रा उन्होंने निकाली, इस तरह की यात्राओं से इम्पैक्ट और प्रभाव तो बढ़ता ही है और आगे बढ़ेगा भी। इसलिए वो एक त्रिकोण बनाने की कोशिश भी करेंगे, किसी हद तक सफल भी रहेंगे। तो उससे नुकसान किसको होगा, ये बड़ा सवाल है। तो नुकसान बीजेपी को लगता है कि हमारा तो सवर्ण वोट से एकदम एकजुट है, और हम दूसरी जो दलित और ओबीसी की राजनीति है, ओबीसी की राजनीति में बीजेपी की भी पैठ है, और दलित सियासत में उनको चिराग पासवान और बहुत सारे सहयोगी मिल जाते हैं। इसी हिसाब से नीतीश कुमार का भी इम्पोर्टेंस होता है कि ओबीसी का वोट और इवन मुस्लिम वोट्स भी नीतीश कुमार के साथ उनको मिल जाता है। तो ये बीजेपी साधती है। बीजेपी आज भी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने जाए तो 30% सफलता उसको रह जाए जो आज है उसके मुकाबले, ये हालात हैं। लेकिन जैसे वो बीजेपी किसी और के साथ जुड़ती है, उसकी मारक क्षमता और रिजल्ट लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में पीके जो नुकसान कर रहे हैं, बीजेपी को लगता है ये तो सवर्ण वोट को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा नुकसान नहीं करेंगे, ये जेडीयू और आरजेडी का नुकसान करेंगे। ये अभी मान कर लोग चल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी पीके को में ये क्षमता भी नहीं है कि वो एक एमएलए सीट भी जीत सके। जी हरि जी। सर, ये चाचा पासवान और भतीजा पासवान वाला फैक्टर क्या रहेगा इनके साथ में? चिराग पासवान भी जिस तरीके से बागी हुए हैं और जिस तरीके से वो
दिखाई दे रहे हैं, उसमें इनका फैक्टर क्या रहेगा सर? इधर आएंगे हाँ, नीतीश के साथ? देखिए पासवान फैक्टर का एक ऐसा है कि वो स्वाभाविक सा झुकाव बीजेपी के साथ रहता है। कारण क्या है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो पॉलिटिक्स चली है महादलित की, उसमें उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स ही थी कि पासवान को अलग थलग कर दो, और रामविलास पासवान जी को अलग थलग करने में इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। गैर पासवान दलितों को इन्होंने जोड़ने का काम किया और पासवान को अकेला छोड़ दिया। अब ये टीस जो है एलजेपी को, चिराग पासवान को नीतीश कुमार से जुड़ने नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में इन दोनों का एक इतना दुराव है कि ये दोनों एकजुट नहीं होंगे तो कोई विशेष परिस्थिति में होंगे, लेकिन ये नीतीश कुमार के साथ इकट्ठे नहीं होंगे। वो तेजस्वी के साथ भले इकट्ठा हो सकते हैं। ये और चाचा की क्या स्थिति है, चाचा पासवान की? चाचा पारस पासवान, देखिए उनकी शक्ति भी लोक जनशक्ति पार्टी ही है, उनका सोर्स भी रामविलास पासवान ही है, उनका एलआई भी वही है, बीजेपी के भरोसे उनका कुछ उनको सीट मिल जाए तो कुछ राजनीतिक प्रेजेंस रहे। चिराग पासवान ने उस जगह को ऑक्युपाई कर लिया है, तो पारस के पास जगह नहीं है। अब बीजेपी अगर चिराग को कट करके पारस को महत्व देगी तो वही जनाधार, वही पॉलिटिक्स उनको भी जिंदा कर देगा। बीजेपी दोनों के बीच बैलेंसिंग करने में लगी हुई है, ताकि कोई, जैसे चिराग पासवान ने अभी जातीय क्रीमी लेयर का विरोध किया था, क्रीमी लेयर पर अलग स्टैंड लिया था और जातीय जनगणना की बात की थी, बहुत सारी बातें की थी, तो उसको देख करके बीजेपी ने बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर पारस पासवान को आगे किया है। जी, ये आपने बिहार के राजनीति की बहुत सारे चीजें समझाई, परतें खोली, और लेकिन जो समीकरण आपने सुबह अपने शो में बनता हुआ दिखाया है, उससे पूरा देश निश्चित तौर पर चकित तो होगा ही। कि हालांकि ये सब मानते हैं कि पलटू राम कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन पलटू राम इतनी जल्दी पलट जाएंगे इस बार, ये आम आदमी को ये नहीं होगी यकीन, बिहार के बाहर के लोगों को खास तौर से। तो बिहार वासी तो जानते हैं कि है क्या असल माजरा क्या है। तो ये पानी जो है अब आकर लालू के ड्राइंग रूम में ठहर चुका है, और ये पानी जो है अब बहता हुआ दिल्ली तक जाएगा, और दिल्ली में नई संसद की छत पहले से ही चुचा रही है। तो अब आप देखिए वहां पर क्या खेला होता है, क्या खेला नहीं होता है। प्रेम बात है देखने की। सचमुच जो जानकारियां दी हैं वो बहुत राजनीति में महत्वपूर्ण है। जी प्रेम जी, कई लोग कह रहे हैं कि हम जो वीडियो दिखा रहे हैं वो फेक है, पुराना है, तरह तरह की बातें। देखिए घटना सच्ची है। नीतीश कुमार गए हैं लालू प्रसाद के घर, ये सच्ची घटना है, कल की घटना है, और लगातार घट रही घटनाओं की सीरीज है। और वीडियो फेक है कि पुराना है, ये फेक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वीडियो पुराना है कि नया है। ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं तो वीडियो चलाते हैं। मगर ये बात सच है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर गए, वहाँ मुलाकात की, वहाँ ठहरे, वहाँ बात हुई, कोर्डियल माहौल में बात हुई, और इस बारे में पूरी सबको पता है, छुप छुपा के नहीं है। घर बहुत अगल बगल है। अभी बहुत सही हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार, लालू यादव आर द ग्रेट लीडर्स टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं दूसरे खोज रहा था, एक प्रतिक्रिया आई थी कि ये दोनों का घर तो अगल बगल है, तो इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। हाँ, विजय राम जी ने लिखी कि अगर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से मिलना चाहते तो बैक डोर से भी मिल सकते थे, क्योंकि राबड़ी आवास और नीतीश कुमार आवास एक ही परिसर में है, लेकिन तस्वीरें मीडिया में प्रदर्शित की गई जो शुभारंभ हुआ। देखिए तस्वीरें
प्रदर्शित की जाती हैं, खबरें फैलाई जाती हैं। चुप चुप तो मुलाकात कोई कहीं भी कर ले, लेकिन मुलाकात को सार्वजनिक करने का एक मकसद होता है और पब्लिक डोमेन में ये चर्चा लाई जा रही है। अब लालू प्रसाद ने अपने एमएलएज और एमपी को ये निर्देश दिया कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ मत बोलिए, ये तो अंदर की बात रह सकती थी, ये बाहर क्यों आई? क्योंकि बाहर लोगों को बताना था कि अब हमारे एमएलए एमपी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और उसके अगले दिन नीतीश कुमार उनके घर पहुंच जाते हैं, मुलाकात होने लगती है। और उससे 2 दिन पहले तेजस्वी और नीतीश में मुलाकात हुई थी। और ये सब इस पृष्ठभूमि में मुलाकात होती है कि लैटरल एंट्री का सवाल, नीतीश कुमार सहमत नहीं, जातीय सर्वेक्षण आरएसएस को, जातीय जनगणना आरएसएस को अपना बदलना पड़ता है। और इस तरह के जो यू टर्न्स बीजेपी सरकार लेती रही है, उसमें वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार के कारण और चंद्रबाबू नायडू के कारण उनको जेपीसी में भेजना पड़ा। जेपीसी में नीतीश कुमार का रुख सामने आ गया, साफ कहा कि मुसलमानों की सहमति के बगैर वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, मुद्दों पर टिके रहते हुए नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब है। और टाइमिंग सब देख रहे हैं कि कौन सी टाइमिंग कब क्या हो कि बिहार की राजनीति बदले। और बाकी जो भी है, बिहार की राजनीति जो में बदलाव आए, उसके संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। और आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने अगर हमारा YouTube चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। हरिशंकर जोशी जी, आपका और आप तमाम लोगों का प्रणाम सर, बहुत आभार। धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम।